दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि उम्रा ज़ायरीन भी एयरपोर्ट से ऑफलोड हो सकते हैं। ऑफलोड से किस तरह से बचा जा सकता है, सवाल क्या क्या होते हैं, मुझसे क्या क्या पूछा गया था, आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं और कॉमन क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब आपको पता है कि 23 सितंबर इनका सऊदी नेशनल डे होता है। तो उससे पहले पहले भी ये बड़ी प्रमोशन निकालते हैं। तो सऊदी एयरलाइन की एक मैंने प्रमोशन बताया था निकली हुई है, उसमें सिर्फ सऊदीया में रहते हुए आप जद्दा, दमाम, रियाज, ज़्यादातर इन एयरपोर्टों से अगर फ़्लाइट्स लेते हैं तो फिर आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के लिए डिफरेंट डिस्काउंट मिलता है। अभी रियाद एयरलाइन ने भी 20% डिस्काउंट निकाल दिया है। अल रियाज एयरलाइन सऊदी अरब की एयरलाइन है। अभी इसके नए काफ़ी ज़्यादा रूट्स मुतारफ़ हुए हैं और बेशुमार रूट्स पे इसने भी बहुत बड़ा बड़ा डिस्काउंट लगा दिया है। और तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि सऊदी एयरलाइन उम्रा ज़ायरीन के लिए भी बहुत बड़ा डिस्काउंट निकालेगा। मतलब कि डिस्काउंट तो पूरी दुनिया के इनके जो डेस्टिनेशन उनके लिए होता है, लेकिन उम्रा ज़ायरीन को फ़ायदा होता है। 30 से 40% डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब कि 30 से 40 हज़ार रुपये अगर सस्ती टिकट मिल जाती है तो ज़रा एक अच्छी लग्जरी एयरलाइन में उम्रा अदा किया जा सकता है। बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं। अभी जब ये प्रमोशन आएगी तो तब मैं आपकी खिदमत में कंप्लीट मालूमात लेके आऊँगा। एयरपोर्ट इमिग्रेशन में उम्रा ज़ायरीन से क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आपको बताता चलूँ। जब भी उम्रा ज़ायरीन ने एयरपोर्ट पे जाना है, कॉमन भी हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसमें वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए जिसको बोलते हैं। इसके अलावा एक्सपेंस कितने हमने लेके जाने हैं, प्रूफ ऑफ एक्सपेंस भी होना चाहिए। रिटर्न टिकट हमारे पास होनी चाहिए, कोशिश करें सेम पीएनआर की हो, क्योंकि अगर सेम पीएनआर की हो तो मसला नहीं, अगर डिफरेंट पीएनआर की होती है तो फिर उसमें थोड़ा सस्पेक्ट आ जाता है। बहरहाल उम्रा ज़ायरीन के लिए इतना इशू नहीं होता, जो दूसरे बड़े कंट्री के अंदर मूव करना चाह रहे होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। और इसी तरह सब कुछ होने के बावजूद भी सख्त सवालात हमसे किए जाते हैं। और यकीन करें कि उम्रा ज़ायरीन जब उम्रे पे जाता है तो पहले तो इसको प्रॉब्लम्स वगैरह होती ही हैं उम्रा वीज़ा लगने की, सेंड टू एम्बेसी केसेस की। क्योंकि देखिए सेंड टू एम्बेसी आजकल एरर, ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। हालांकि सऊदी वजारत की जानिब से ये पॉलिसी रखी गई है कि हाँ, एक तो हमें ये मजबूरी होती है कि वीज़ा उम्रे का लगवाते ही हमने हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर लाजमी ट्रैवल करना होता है पहली मरतबा। अब 1 साल वीज़ा ना मल्टीपल, फर्स्ट टाइम हमें हफ्ते 10 दिन के अंदर ट्रैवल करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमें फ्लाई करने से 3-4 दिन पहले बड़ी मुश्किल से सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम पहले रिटर्न टिकट करवाएंगे, होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट बुक करवाएंगे, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और उसके बाद अगर वीज़ा हम अप्लाई करते हैं, खुदा न खास्ता अचानक वीज़े बंद हो जाते हैं या जल्दी वीज़ा नहीं निकलता या वीज़ा सेंड टू एम्बेसी केस में चला जाता है, आगे से एम्बेसी बंद है जी, इनकी ऐप नहीं चल रही, तो इस सूरत में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमने सिर्फ पैसे दिए, 3 लाख रुपए हमारा बर्बाद हो सकता है। हम इधर बैठे हुए हैं, टिकट वगैरह सारा कुछ कागज़ों पे बुक है, अभी तक हम गए ही नहीं हैं, तो पता चलता है जी वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया, आगे से लगा नहीं। खुदा न खास्ता अगर किसी का वीज़ा ही ना लगा, फ़्लाइट उसकी मिस हो गई और नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट हुई, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेचारा उम्रा ज़ायरीन है, जिसने उम्रे पे जाना, जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, सारे का सारा नुकसान उसी का होता है। क्योंकि इसमें ना ट्रैवल एजेंट की गलती होती है, ना किसी और की गलती होती है, सिर्फ ये कि सिस्टम को थोड़ा सा फास्ट करने की ज़रूरत है। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर लोगों से सवालात क्या क्या पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन क्या है, मुझसे क्या क्या पूछा जाता है। जब हम उम्रा के लिए जाते हैं तो एयरपोर्ट इमिग्रेशन, पासपोर्ट कंट्रोल और डेस्क के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे अक्सर हमें ये प्रॉब्लम्स आती है कि हमसे पूछा जाता है कि किस लिए जा रहे हो। हालांकि हमारे पास उम्रा वीज़ा होता है, हमने ऑलरेडी शो करवा दिया होता है या उनको पता होता है, मोस्टली हमने अहराम भी बांधे होते हैं। पूछा जाता है कि किस लिए आप सऊदी अरब में जा रहे हो, बताते हैं उम्रा के लिए, तो आगे से पूछा जाता है कितने दिन के लिए जा रहे हो। जब हम बताते हैं कि हम 21 दिन के लिए या 28 दिन के लिए जा रहे हैं तो फिर पूछा जाता है कि रिटर्न टिकट अपना चेक करवाओ। रिटर्न टिकट हमारे पास होना ज़रूरी है, रिटर्न टिकट चेक करवाएंगे। सम टाइम मुझसे जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो ये थी कि जाते सऊदी एयरलाइन पे गया था, वापसी का टिकट पीआईए का था, क्योंकि मैंने मदीना से वापसी आना था और मदीना से पीआईए जो है ना वो डायरेक्टली भी आ जाती है, बाकी ज़्यादा कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं।
तो पीएनआर चेंज हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। बहरहाल वो मैंने सेटिस्फाई कर लिया था कि ये मसला, इस वजह से मैंने फ़्लाइट जो है वापस आने की चेंज की है। इसके अलावा थोड़ी सी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो भी उन्होंने चेक की। उन्होंने कहा ये जेन्युइन उम्रे के लिए ही जा रहा है, क्योंकि वो पूछते हैं कि वापस आओगे भी या नहीं आओगे, किस काम के लिए जा रहे हो, क्या वाकई वहाँ पे तुम उम्रा की अदायगी करने जा रहे हो या किसी और पर्पज़ के लिए जा रहे हो। और इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि काम क्या करते हो, उससे वो आइडिया लगाते हैं कि बंदे की अर्निंग कितनी है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो फिर कोशिश करें कि अगर आप सरकारी मुलाजम हैं, फिर तो डेफिनेटली आपका एनओसी वो लेते हैं, देखते हैं। और सरकारी पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए बना हुआ। और अगर आप प्राइवेट मुलाजम हैं, फिर भी कोई ना कोई प्रूफ, अपनी सैलरी का प्रूफ अपने पास रखें, एनओसी वगैरह छुट्टियों का कोई ना कोई प्रूफ पास रखें, जिससे इमिग्रेशन ऑफिसर को ये यकीन हो जाए कि ये बंदा इस वक्त जॉब कर रहा है तो वापस लाजमी आएगा। और डेफिनेटली अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई उसका लेटर एड, विजिटिंग कार्ड, बैंक स्टेटमेंट वगैरह एहतियातन कुछ चीज़ें रिक्वायर नहीं भी होती, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपने पास रखनी पड़ती है, या मोबाइल में आप रख लें, ताकि ऑन द स्पॉट अगर किसी मामले में फंसते हैं तो फौरी तौर पे हम इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखा सकें। इसी तरह कुछ लड़कियां जो अकेली उम्रे पे जाती हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, उनसे सवाल किया जाता है कि अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं जा रही, अपने भाई के साथ क्यों नहीं जा रही। तो इस सूरत में भी आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है कि आप क्यों अपने रिलेटिव्स के साथ जा रही हैं। और दोस्तों, कुछ इंक्वायरी होने के बाद फिर मोस्टली केसेस में ये होता है कि उम्रा ज़ायरीन को जाने दिया जाता है, जबकि अगर कोई भी ज़रा सा भी शुबा होता है, मिसाल के तौर पे कि ये बंदा डंकी लगाने के लिए तो नहीं जा रहा, भीख मांगने के लिए तो नहीं जा रहा, काम की गर्ज से तो नहीं जा रहा, या आप इमिग्रेशन ऑफिसर को बड़ी बदतमीज़ी के साथ सवालों के जवाब देते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और उल्टे सीधे जवाब देना शुरू हो जाते हैं, तो फिर भी आपके लिए मसला हो जाता है। इसी तरह सिगरेट और नस्वार अगर लेकर जा रहे हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने सिगरेट क्या करनी है। आप अगर कह दिया कि मैं तो वहाँ पे जाके बेचूंगा, तो आप फंस गए हैं। या वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप पीते हो, तो आप कहेंगे मैं तो पीता ही नहीं हूँ, तो फिर आप फंस गए, किस लिए लेके जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे सवाल का, मसले का हल भी होता है कि जैसे लेडीज़ एक सिगरेट लेके जा रही है, तो उससे पूछा जाता है कि आपने सिगरेट क्या करनी, तो वो कह सकती है कि मेरा हस्बैंड वहाँ पे है, या मेरा फलां रिलेटिव वहाँ पे है, वो सिगरेट यूज़ करता है, पीता है, उसके लिए लेके जा रही हूँ। इस तरह सवालों के जवाब भी होते हैं। और अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा मरतबा उम्रे पे गया है, हर साल जाता है, या हर 2 साल के बाद जाता है, या 5-7 दफ़ा होके आया हुआ है, तो फिर सवालों के जवाब में उसकी माली इस्तात भी पूछी जाती है कि इतनी बार बार उम्रे पे क्यों जा रहे हो। अगर वो कहता है कि अल्लाह ताला बुला रहा है इसलिए जा रहा हूँ, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम देखा जाता है कि क्या उसके पास इतनी इस्तात है माली कि वो बार बार जा सकता है। क्योंकि बाज़ केसेस में जो बार बार उम्रा पे ख़वातीन के ग्रुप गए हैं, या लोगों के उसमें कुछ, तकरीबन आपको बताता चलूँ तो पिछले तकरीबन 5 सालों के अंदर हज़ारों के हिसाब से भीख मांगने वाले लोग पकड़े गए हैं, जो कि सऊदीया में उम्रे का वीज़ा लगवा के जाके इसी आड़ में भीख मांगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रियल जेन्युइन बंदा है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए, उम्रा की अदायगी के लिए जा रहा है, लेकिन यह है कि उस बेचारे को फिर मुश्किल तरीन सवालों के जवाब का सामना करना पड़ता है, और सवालों की तसल्ली बख्श अगर जवाब नहीं देते तो फिर ऑफलोड कर दिया जाता है। लेकिन आपको एक बात क्लियर बताता चलो कि उम्रा ज़ायरीन को ऑफलोड बिल्कुल भी नहीं किया जाता। उम्रा ज़ायरीन ऑफलोड नहीं होते, लिहाजा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई आप उम्रा के मकसद के लिए जा रहे हो तो फिर आप ऑफलोड नहीं होंगे, और अगर आपके कागजात मुकम्मल हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर की तसल्ली है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उम्रा की अदायगी के लिए बिला झिझक जा सकते हो। दोस्तों, ये मालूमात बहुत ज़्यादा अहम थी, आप तक पहुँची है, आपकी खुशनसीबी है। दूसरों तक भी नेकी की नीयत से शेयर कर दें, इल्म को फैलाना चाहिए। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।